हाँ देखिए, ये सब जो आपने पढ़ा है ना कि करंट कैरिंग वायर की वजह से इतना होता है, करंट एलिमेंट, ठीक है। तो उसका जो बेसिक फंडा है वो ये है कि मूविंग करंट कैरिंग वायर में मूविंग चार्ज ही तो होता है। हम्म। क्या होता है करंट कैरिंग वायर में? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज ही होता है, ठीक है। तो जैसे आपने ये पढ़ा कि a charge at rest produces electric field। क्या पढ़ा? कि कोई चार्ज रेस्ट में है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और आपने उसका वो पढ़ा भी कि वो k/r² प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम्म। हाँ, सिमिलरली अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्या से? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा? वही जितना वो करता है k/r²r कैप। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा वो देखेंगे अभी। और अगर कोई चार्ज का एक्सेलरेशन है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और प्लस ये एनर्जी भी रेडिएट करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे ये वाला चीज कि भाई जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है k/r²r कैप। उसके बाद अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अभी हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं ये कि चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो ठीक ही है, मतलब वो तो पता ही है, सेम ही है। मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा वो देखेंगे हम लोग। तो अब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो, देखो यही लिखा है यहाँ पे, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मूविंग चार्ज? So let us say a point charge is q and it's moving with velocity v, and let us say right now the charge is at point A. So what will be the magnetic field produced by this charge at any point P? ठीक है, मान लो अभी चार्ज कहाँ पे है? ए पे। चार्ज कहाँ पे है? ए पर। ए पे। और आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज कहाँ लिखना है? पी। पी पे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो होगा सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये वो वाला के नहीं है, ऐसे ही मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फिलहाल हमने उसको सिंबल दिया है के क्यू बाई मॉड ऑफ एपी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये v क्रॉस एपी, के क्यू वी क्रॉस एपी कैप बाई एपी स्क्वायर। बहुत अजीब सा फॉर्मूला है ना। सर आपने क्या लिखा हुआ है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये क्या है? एपी कैप है। एपी कैप, व्हाट इज एपी कैप? यूनिट ये। वेक्टर। एपी हाँ। along एपी के along यूनिट वेक्टर, तो के क्यू वी क्रॉस एपी कैप बाई एपी का स्क्वायर, वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखना होगा। सो एक चीज तो क्लियर है कि ये दिस इज लाइक नीचे में, जैसे ये जो डिस्टेंस है ना एपी, मैं अगर मैं इसको आर बोल दूं, तो ये नीचे में r² जैसा टर्म है ना। क्या है ये? आर स्क्वायर। r²। हाँ, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना ऐसा k/r² जैसा, तो मतलब जो r का टर्म है वो वही है 1/r² जैसा। तो जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो वैसे ही वेरी कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² जैसा। आप लोग सर ऊपर में भी तो है एपी,
तो वो तो यूनिट वेक्टर है, उसका तो मैग्नीट्यूड नहीं होता है, उसका सॉरी उसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है। यस सर। अच्छा, अब ये जो k का वैल्यू है ना, तो k का जो वैल्यू है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका वैल्यू लिया जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो यही फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस एपी बाई मॉड ऑफ एपी का स्क्वायर। अभी जो ये एपी है, अगर मैं इसको आर बोल दूं, तो ये एपी के जगह मैं लिख दूंगा, एपी कैप की जगह आर कैप लिख दूंगा, और एपी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख दूंगा। सो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा बी वेक्टर इज म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर। So as you can see कि B is inversely proportional to R square, same as in Coulomb's law. अभी आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अभी देखो, ये जो R कैप है ना, इसको आप मॉड ऑफ R बाई आर स्क्वायर, आई मीन मॉड ऑफ R बाई आर कैप लिख सकते हो ना। हाँ सॉरी, सर। R कैप को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R, राइट। तो अगर मैं ये R कैप को लिख दूं R वेक्टर बाई मॉड ऑफ R, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में भी एक, ये ऊपर में आर कैप की जगह आर आ जाएगा, और नीचे में आर स्क्वायर की जगह आर क्यू आ जाएगा, राइट। यस सर। आर कैप को अगर लिख दूं आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, तो नीचे में हो जाएगा आर क्यू, और ऊपर में आ जाएगा एक आर वेक्टर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाई आर क्यू। अभी आपने एक्चुअली बायट सेवर्ट लॉ में ऐसे ही याद रखा था, कुछ आपने बायट सेवर्ट लॉ में याद रखा है, वो वहां पे करंट कैरिंग एलिमेंट होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो क्यूवी के जगह आई डीएल होता था, आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, राइट। आर वेक्टर था। है ना, यही याद रखना, यही याद रखना है बायट सेवर्ट लॉ में। यस सर। क्या याद रखा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, राइट। क्या ये सेम ही फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बस आईडीएल की जगह क्यूवी आ गया है, आईडीएल की जगह क्या आ गया है, क्यूबी। क्यूवी। तो क्यूवी क्रॉस आर बाई आर क्यू। तो मैंने यही फॉर्मूला डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, ऐसे ये ऊपर में क्या आर कैप वगैरह क्यों लिख रखा है, मतलब ये तो आसान है ना ऐसे याद रखने में, ठीक है। तो मैंने पहले जो है वो ऐसे क्यों लिख करके बताया, क्योंकि अभी कैसा है, ये फॉर्मूला जब बच्चे याद रखते हैं, तो अभी उनको ये फीलिंग आता है कि लाइक बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कोई कोई बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर क्यूब। लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखो, आर क्यू नीचे है, ऊपर में भी एक तो एक आर का टर्म है कि नहीं। यस सर। तो आर आर से आर क्यू कटेगा तो नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वैसे ही। तो जो मैग्नीट्यूड का वेरिएशन है वो उसी टाइप का हो रहा है, बस फर्क क्या होता है कि वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, रेडियल डायरेक्शन में होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियल डायरेक्शन में, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ये देखो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वी वेक्टर और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो उसका जो डायरेक्शन आ रहा है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो ये यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो बड़ा सा अजीब है, देखते हैं आगे क्या है डायरेक्शन। बट हम ये जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। इसीलिए आप जितने भी रिजल्ट्स देखेंगे, जैसे इनफाइनाइट वायर का हो गया या फिर सर्कुलर ये का हो गया, सब में जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक जैसा आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड एक जैसा आएगा, मतलब आर के साथ उसका वेरिएशन सेम हो रहा होगा, डायरेक्शन का फर्क रहेगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी ये देखो, अभी जो आप करंट कैरिंग एलिमेंट बोल रहे थे ना, तो बेसिकली अगर कहीं पे चार्ज फ्लो करता है, तो सॉरी करंट अगर कहीं किसी वायर में फ्लो करता है, करंट का मतलब क्या है, मूविंग चार्जेस ही तो हैं। हाँ।
करंट कैरिंग वायर में क्या हो रहा है, चार्जेस ही तो मूव कर रहे हैं ना। तो Yes, sir. अगर अगर सिंगल पॉइंट चार्ज के मूव करने से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट कैरिंग वायर में बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे हैं, मूविंग चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। दैट इज वाई करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और वहां पे ये क्यूवी की जगह आईडीएल आ जाता है। आप देखोगे तो दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्यूवी और आईडीएल का डायमेंशन सेम है। ठीक है। Hmm. अच्छा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। And mu naught is called permeability of free space, or you also call it as permeability of vacuum. Coulomb's law में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। म्यू Hmm. नॉट और एप्सिलॉन नॉट में एक रिलेशन होता है कि सी स्क्वायर इज 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे सी क्या है, वेयर सी। Speed of light. हाँ, Speed of light. हाँ, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कितने के इक्वल होता है, नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। Hmm. ओके, 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 ओके। तो देखिए, अभी जैसे लेट अस से कि एक चार्ज है क्यू। अच्छा, इसमें क्यू जो लेना रहता है ना, वो साइन के साथ लेना रहता है। अब आप बोलोगे सर हम ये क्यों याद रखें, मतलब हम तो ये याद रखते ही हैं। मतलब ठीक है ना, दोनों तो सेम ही है, राइट। Hmm. बोथ आर सेम ओनली, बस यहाँ पे आईडीएल है, यहाँ पे क्यू भी आ गया है, बाकी तो सब कुछ दोनों का सेम है। ठीक है। Hmm. अच्छा, नाउ लेट अस से कि देयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू एंड its velocity is v, and let us say q charge is at point a here, and let us say there is a point p. So what is the magnetic field produced at point p? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो देख लिया, बट लेट अस चेक आउट इट्स डायरेक्शन कि भाई जो p पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसका डायरेक्शन में अभी आपने देखा कि ऊपर में टर्म आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड वाले में, न्यूमरेटर में डायरेक्शन का टर्म आ रहा था ऐसा कुछ v वेक्टर क्रॉस एपी वेक्टर का, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू v क्रॉस एपी बाई मॉड ऑफ एपी क्यू। तो इसमें जो डायरेक्शन वाला जो टर्म था वो ये डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? V वाला वेक्टर. v वेक्टर क्रॉस एपी वेक्टर। Hmm. कौन डिसाइड करेगा? V वेक्टर क्रॉस EP वेक्टर. हाँ, v वेक्टर क्रॉस एपी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, तो v वेक्टर क्रॉस एपी वेक्टर ये डिसाइड करेगा जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। अभी आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, तो ये बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर होता है? हम्म, कहिए चुनमुन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर होता है? बताना सर, भूल गई. पता नहीं? Hmm. तो बिना उसके तो मैग्नेटिज्म में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। भूल गई. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन भूल गए? Hmm. भाई दिस इज सेम लाइक कि सर आई हैव फॉरगॉट माय नेम, आई हैव फॉरगॉट माय विलेज नेम, आई हैव फॉरगॉट माय स्कूल नेम, माय क्लास नेम। हाँ, ये सब कोई कैसे भूल सकता है चुनमन, बताओ। हम्म। हेलो, बोलिए। सर बस ये याद है, V क्रॉस AP करेंगे तो VAP साइन थीटा हो जाएगा. नहीं, वो तो मॉड हो गया ना। हम्म. ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, व्हाट अबाउट डायरेक्शन?
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन किधर होता है? हम्म। नहीं याद। हम्म। बता रहा हूँ। ये क्या हो गया, स्लो हो गया बहुत। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर ऑल्सो। किधर होता है इसका डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ऑल्सो एंड परपेंडिकुलर टू। वी वेक्टर। हाँ, अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर है, मतलब दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, तो क्या होगा, उससे एक प्लेन बनेगा। क्या बनेगा? अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर नहीं है, तो हम लोग उससे क्या बना सकते हैं? एक प्लेन बना सकते हैं। बात नहीं समझ में आई? वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर नहीं है, एक लाइन के लॉन्ग नहीं है, तो हम लोग उससे बना सकते हैं एक प्लेन। ये बना सकते हैं जैसे, जैसे ये देखिए, दिख रहा है तो। यस सर। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से ये एक प्लेन बन रहा है। तो अगर नॉन कोलिनियर लाइंस हैं, तो उनसे एक प्लेन बनता है। लाइक अगर आप ए का ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करा दो और बी का ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग करा दो, तो ये प्लेन बन जाएगा। ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, this will be perpendicular to a vector also. Vector a cross vector b will be perpendicular to a vector also, and this will be perpendicular to b vector also. Or you can say कि a cross b will be perpendicular to the plane formed by a vector and b vector. ठीक है। हम्म। Vector a cross vector b will be perpendicular to the plane formed by a vector and b vector. ठीक है। तो ए जी सर। और, हाँ, ए और बी से जो प्लेन बन रहा है, ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अभी उस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है, इधर भी हो सकता है एरो, या फिर इधर भी हो सकता है। तो एरो का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? एरो का डायरेक्शन पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से। कैसे पता चलता है? राइट हैंड थंब रूल। हाँ, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल। वो क्या है? क्या है वो राइट हैंड थंब? वो होता है कि अपने राइट हैंड का वो है थंब है, उसको वेक्टर के डायरेक्शन में रखो, अकॉर्डिंग फिंगर्स जो होती हैं वो बताती है। राइट हैंड के थंब को वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं रखो, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को, ये ए क्रॉस बी में पहले ए आ रहा है, तो राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ए की तरफ रखो और उसको बी की तरफ मोड़ो। तो थंब जिधर जाएगा वही बताएगा डायरेक्शन ए क्रॉस बी का। ठीक है। तो ये डायरेक्शन तो मतलब कुछ इस टाइप से, आई मीन ये एग्जैक्टली इसका डायग्राम नहीं है, ये इसका डायग्राम नहीं है ये, बट कुछ इस टाइप से राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना रहता है। ठीक है। हम्म। तो राइट हैंड के फिंगर्स को पहले क्या करना पड़ेगा? पहले आप राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखो, ए के लॉन्ग। ठीक है। अच्छा, मैंने उस मैग्नेटिज्म वाला बता दिया, सॉरी। हाँ, तो राइट हैंड के फिंगर्स को आप ए की तरफ रखो और बी की तरफ घुमाओ। बी की तरफ घुमाएंगे तो देखिए थंब किधर जाएगा? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आ जाएगा ऊपर। ऊपर जाएगा। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ये हो गया। लेकिन अगर आप लिखोगे बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए में उल्टा पहले हो क्या आ रहा है? जाएगा। पहले बी आ रहा है, तो उसमें राइट हैंड के फिंगर्स को पहले बी की तरफ रखिए और उसको ए की तरफ घुमाइए, तो उस केस में थंब किधर जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। तो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन हो गया वो हो गया नीचे।
ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। ऑपोजिट है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। अच्छा, अभी जो है वो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, वो मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए ए, बी साइन थीटा। तो ये होता है ए बी साइन थीटा। नाउ ये जो ए बी साइन थीटा होता है ना, वो इस एरिया के इक्वल होता है। ये इसका जो एरिया होता है, ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी से एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो ये पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो इक्वल टू ए बी साइन थीटा ही होता है। ठीक है, ये आप इजिली प्रूफ भी कर सकते हो, बट फिलहाल आप नोट कर लो कि हाँ मतलब इसका एरिया जो होता है वो कितने के इक्वल होता है? ए बी साइन थीटा के इक्वल ही होता है। तो इसका जो मॉड होता है वो इस एरिया का जो वैल्यू आएगा ना उसके इक्वल आएगा, राइट? हम्म। तो जैसे आप इसको ना, यू कैन इजिली चेक कि इसका जो वैल्यू आएगा वो ए बी साइन थीटा के इक्वल आएगा। आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? कैसे चेक कर सकते हो? अच्छा, डायरेक्शन का एक और देखो, डायरेक्शन देखने का एक और स्क्रू रूल भी बोलते हैं, ऐसे भी देख सकते हो। मान लो कि एक स्क्रू है और अगर आपको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ये स्क्रू को आप घुमाओ ऐसे ए से बी की तरफ। ए से बी की तरफ घुमाओ मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। हम्म। कौन सा डायरेक्शन हुआ ये? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये स्क्रू किधर जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा? ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ऊपर। ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। अच्छा, एरिया जो है वो आप देख सकते हो, लाइक अगर मैं इसको ऐसे दो ट्रायंगल में बांट दूं, किसमें बांट दें? दो ट्रायंगल। हाँ, दो ट्रायंगल में बांट दें। दो ट्रायंगल में बांट दें तो ये बताइए कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? ये हाइट के इक्वल। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। यस सर। तो ये बताइए, ये वाला जो बेस है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये तो बी वेक्टर है, तो ये भी बी वेक्टर होगा। तो इसका लेंथ तो मॉड ऑफ बी होगा ना। हम्म। तो ये बेस कितना हो गया? बेस हो गया मॉड ऑफ बी। और ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ये वाला, ये पता है कितना आएगा? हाँ, ये ए साइन थीटा आता है। देखिए कैसे, ये एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा। हाँ, सामने वाला भी थीटा होगा, ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा आप ऐसे करो, क्या बोलते हैं आप, देखो आप ऐसे करो, ये वाला हाइट मत, ये वाला ट्रायंगल का एरिया मत लिखो। आप ना ये वाले ट्रायंगल का एरिया लिख लो, तो थोड़ा देखने में आसानी होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इस पे, मतलब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऐसे। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये वाले इसका हाइट अगर लिखते हैं मान लो, ठीक है, एक सेकंड। अगर इसका हाइट लिखेंगे तो ये कितना होगा? मतलब सॉरी, बेस 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 हो गया ये ना, और हाइट ये हो गया, तो हो गया हाफ, बेस हो गया मॉड ऑफ बी। और ये जो हाइट है, ये बताओ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है? ये सर। राइट एंगल ट्रायंगल है। हम्म। तो इसमें साइन थीटा क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है ना। जी सर। एच बाई इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया? एच एच बाई ए। बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? मॉड ऑफ ए। तो एच का वैल्यू कितना हो गया फिर? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा हो गया ना। यस सर। तो एच का वैल्यू कितना हो गया? ए साइन थीटा।
तो ये ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है। दूसरा ट्रायंगल जो है वो तो कॉन्ग्रुएंट है, तो उसका भी एरिया क्या होगा? इतना ही होगा, सेम। इतना ही होगा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो टोटल पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? ए बी साइन थीटा। हाँ, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो यही था ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। यस सर। तो इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड किसके इक्वल आ रहा है? एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको एक चीज ये समझने की जरूरत है कि इसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा के इक्वल है। जैसे मान लो कि एरिया आ रहा है लेटर से 10 मीटर स्क्वायर, मान लो एरिया का वैल्यू आ रहा है 10 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम आ रहा है 10 मीटर स्क्वायर, लेकिन जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो इधर है ना, यस सर। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये है, अगर इसका डायरेक्शन ये है तो इसका जो मॉड आएगा ये 10 के इक्वल है। तो वेक्टर में मॉड क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ दिस लाइन। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ दिस वेक्टर कितने के इक्वल होना चाहिए? 10 के इक्वल आना चाहिए, जितना एरिया का वैल्यू आ रहा है। अगर एरिया का वैल्यू 10 आ रहा है तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर कितने के इक्वल आना चाहिए? उस एरिया की इक्वल। उस एरिया के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन तो इधर है, बट उसका जो लेंथ होगा वो इस एरिया का जितना वैल्यू आ रहा है उसके इक्वल होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, अच्छा, और बी क्रॉस ए जो है वो इतना ही हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बी क्रॉस ए जो है वो 10, मान लो एरिया 10 आ रहा था तो बी क्रॉस ए उसका लेंथ 10 ही हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। आई बात समझ में? जी सर। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, राइट? So cross product is not commutative. B cross A is not equal to A cross B. क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो B का जो वैल्यू था वो था म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू V क्रॉस AP बाई AP का होल क्यू, राइट? जी सर। ठीक है, तो अगर हम, तो ये डायरेक्शन बता रहा है V क्रॉस AP, तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से क्या बोल सकते हैं कि B का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा, का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू AP वेक्टर होगा। और Yes. अगर इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी और AP वेक्टर से जो प्लेन बन रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये AP वेक्टर हो गया, इससे जो प्लेन बन रहा है, इससे एक प्लेन बन रहा होगा ना। दो अगर वेक्टर है नॉन कोलिनियर तो क्या होगा? उससे एक प्लेन बनेगा। तो उससे मान लो ये वाला प्लेन बन रहा है। कौन सा वाला प्लेन बन रहा है? ये वाला प्लेन बन रहा है। इसी प्लेन में है V भी, इसी प्लेन में लाई कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर भी और AP वेक्टर भी। तो जो V क्रॉस AP होगा वो क्या होगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। किधर होगा? परपेंडिकुलर। हाँ, ये कौन सा प्लेन है? दिस प्लेन formed by V vector and AP वेक्टर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, ऐसे ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल से जो है वो कैसे करेंगे? V क्रॉस AP है तो राइट हैंड के चारों फिंगर्स को पहले किधर रखिएगा? वी नहीं। V के हाँ, अलोंग। वी पर। अच्छा, और इसको घुमाना है किधर? AP के अलोंग। तो राइट हैंड के चारों फिंगर्स को इधर घुमाएंगे AP के अलोंग। ठीक है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को अगर इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो थंब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे। नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और नीचे।
तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन और नीचे। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, हम्म। बहुत बढ़िया। सो ये यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर ऑल्सो, और एपी वेक्टर आर को एपी लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। आर वेक्टर जो है वो एपी वेक्टर है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर ऑल्सो एंड एपी वेक्टर ऑल्सो, दैट इज आर वेक्टर ऑल्सो। और यू कैन से कि बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी वेक्टर एंड आर वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरो इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये क्लियर है? यस सर। सो ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज, अ चार्ज विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, उसकी वजह से ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ इसी तरीके का होता है बी ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट, लाइक लेट अस से इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, और मैंने ये वायर का बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ले लिया, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा ले लिया, और जिसको मैं लिख रहा हूँ आई डी एल वेक्टर। क्या लिख रहा हूँ? आइडियल वेक्टर। आई इंटू डी एल। तो ये आइडियल नहीं, आई इंटू डी एल वेक्टर। सो इसका डायरेक्शन किधर है? अलोंग द टेंजेंट। ये आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है? लॉन्ग टेंजेंट। हाँ, तो ड्यू टू ये जो छोटा सा टुकड़ा है, अगर कोई बोले कि इसकी वजह से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो हम लोग वही फॉर्मूला लिखेंगे, डीवी इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, क्यू वी की जगह आई डी एल आ गया, क्रॉस एपी बाई एपी क्यू। ठीक है। तो अभी फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट व्हाट यू कैन से कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखिए क्यूवी की जगह सिंपली आईडीएल आ गया है। सो दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू। एपी की जगह एपी को आप सिंपली कैन राइट आर, सो एपी कैन बी रिटन एज आर। सो एपी वेक्टर इज आर वेक्टर, एपी वेक्टर इज आर वेक्टर। सो you can write mu naught by 4 pi IDL cross R by RQ. Now from properties of cross product what you can write that this magnetic field, यहाँ पे अगर magnetic field जो produce हो रहा है, let us call it as dB. So dB will be perpendicular to DL vector and also, and dB will be perpendicular to R vector also, right? So, और you can say कि जो DL और R से एक plane बन रहा है, since DL vector and R vector are non-collinear, तो since they are non-collinear तो उनसे एक plane बनेगा। तो जो magnetic field होगा due to this wire at point P, this dv vector, this will be perpendicular to dl vector also, and this will be perpendicular to ap vector also, right? This dv vector will be perpendicular to this dl vector also, and this dv vector will be perpendicular to this ap vector also. Or you can say that this dv vector will be perpendicular to the plane formed by dl vector and ap vector. आ रही बात समझ में? तो डीवी वेक्टर जो होगा वो डीएल और ये एपी से जो प्लेन बनेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो एरो का डायरेक्शन जो है वो कैसे देंगे? फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से देंगे। सो एरो का डायरेक्शन देंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे लाइक लेट अस अज्यूम कि ये जो वायर है ना वो यही बोर्ड वाले प्लेन में है। जैसे अगर आप मोबाइल मोबाइल में देख रहे हो ना, किस चीज में देख रहे हो? किस चीज में देख रहे हैं अभी आप? मोबाइल में तो। हेलो। जी सर। हाँ, तो लेट अस से कि ये जो सारा चीज ये ड्रॉ किया हुआ है ना, मान लो ये आपके मोबाइल वाले प्लेन में ही है, मोबाइल के स्क्रीन वाले प्लेन में है। मतलब ये जो वायर है वो भी मोबाइल के स्क्रीन वाले प्लेन में ही है, और ये जो एपी है मतलब जो पी पॉइंट है वो भी मोबाइल के स्क्रीन वाले प्लेन में ही है। सो लेट अस से ऑल दिस फिगर इज इन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन ऑफ मोबाइल. So dv vector you can say, so since dl and p both are in lying in the plane of the screen of mobile, so you can say कि जो dv vector होगा वो मोबाइल के स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। जो dv वेक्टर होगा वो मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। तो मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकता है, कि वो एरो बाहर की तरफ स्क्रीन के बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, या फिर एरो का डायरेक्शन जो है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ जा रहा है। तो वो हम लोग डिसाइड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। ये है डीएल क्रॉस एपी, तो राइट हैंड के फिंगर्स को पहले डीएल की तरफ रखेंगे, फिर उसको एपी की तरफ घुमाएंगे ऐसे,
तो राइट हैंड के फिंगर्स को अगर आप इस डायरेक्शन में घुमाओ तो एरो किधर जाएगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा? हम्म, एरो किधर आएगा, थंब किधर नीचे। जाएगा? राइट हैंड के चारों फिंगर्स को पहले आप डीएल की तरफ रखो और इसको घुमाओ इधर एपी की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है? हेलो। नीचे। नीचे जा रहा है ना, तो एरो का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा। तो एरो का हम्म, डायरेक्शन हो जाएगा मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर, और नीचे की तरफ उसको हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस से। अगर वो डायरेक्शन है मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर और एरो का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हम लोग उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे क्रॉस देकर के सर्कल से घेर देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस। क्रॉस। ये तो देखा होगा, सुना होगा ना आपने? हाँ, लेकिन ये ऐसे सुना था, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स। हाँ। इनवर्ड्स आउटवर्ड्स के वे में सुना था। हाँ ठीक है, तो इनवर्ट्स हो गया, एरो का डायरेक्शन इनवर्ट्स, ठीक है। क्रॉस भी हम्म, बोलते हैं, क्रॉस मतलब इनवर्ट्स। और अगर वो एरो का डायरेक्शन उल्टा आता, तो अगर उल्टा आता तो उसको क्या बोलते हैं? डॉट। डॉट देके घेर देते हैं, इसको डॉट बोलते हैं या फिर आउटवर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड्स। हाँ। तो यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस इनवर्ट्स हो जाएगा, राइट। इनवर्ट हम्म, का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, जिस प्लेन में ये सभी लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर, और एरो का डायरेक्शन है अंदर की तरफ। आई बात समझ में? यस सर। So DB is perpendicular to the plane containing DL vector and R vector, and the direction of arrow is given by right hand thumb rule. So अच्छा, अभी now let us come to magnitude, कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये डीएल क्रॉस, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा बाई ये मॉड ऑफ आर क्यूब। ये बताइए यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा में व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ये आर और आइडियल। हाँ, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। डीएल का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, इधर टेंजेंट के लॉ। तो डीएल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है यही है थीटा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एज यू कैन सी कि यहाँ पे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यस सर। गुड। तो ये याद होगा आपको, आई थिंक ऑलरेडी याद होगा ये वाला चीज, मैग्नीट्यूड, राइट। हम्म। ठीक है, तो बायट सेवर्ट लॉ क्लियर है? जी सर। सब रिजल्ट याद रहेंगे। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नेटिज्म में, डायरेक्शन वाला पार्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला वो पार्ट क्लियर हो गया? बताइए चुनमुन। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कुलम्स लॉ, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो जो हमारा सबसे छोटा यूनिट था वहां पे वो पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे जो हमारा सबसे छोटा यूनिट है वो वही करंट कैरिंग एलिमेंट आईडीएल है। तो जैसे कुलम्स लॉ लिखा था वैसे ही ये करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो बायट सेवर्ट लॉ बता रहा है। अभी वहां पे हमने अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग अलग अलग करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो जैसे मान लो ये फाइनाइट वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग फाइनाइट वायर, जो कि ए से लेके डी तक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। मान लो, मतलब करंट आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं खत्म हो गया और बीच में कुछ है भी नहीं, बैटरी बैटरी भी नहीं, नहीं सब कुछ है एक्चुअली। करंट वायर यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये किसी और सर्किट का हिस्सा रहा होगा। ठीक है, तो किसी और सर्किट का हिस्सा रहा होगा। आप सिर्फ इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा पी पॉइंट पे वो निकालने में इंटरेस्टेड है। करंट कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ऑफ कोर्स वो कोई क्लोज लूप बनता होगा तभी ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, तो आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आप बस ये निकालना चाहते हैं कि ड्यू टू दिस पोर्शन ऑफ द वायर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा। ये पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से है आर परपेंडिकुलर,
और ये एंगल दे रखा है अल्फा, ये दे रखा है बीटा। तो इसका फॉर्मूला कितना आता है चंदन? क्या सर? इसका फॉर्मूला कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट थ्री? एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई I into r perpendicular sin theta plus sin beta और sin अल्फा प्लस sin बीटा। हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे डायरेक्शन जो है, क्या वो होता है ना, डायरेक्शन आईडीएल के भी परपेंडिकुलर और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप रिजल्ट आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू, ये तो स्ट्रेट वायर है तो करंट का तो एक ही डायरेक्शन है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू जो करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन जो है वो किधर है, डीए की तरफ। ठीक है, यस सर। करंट का डायरेक्शन किधर है, डी। डीए की तरफ। तो ये डीए पे भी परपेंडिकुलर होगा। और हम्म। मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो आपने परपेंडिकुलर यहाँ गिराया एम पे, तो ये एमपी के भी परपेंडिकुलर होगा, ये जो आर परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन है। ठीक है, सो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पे भी और इस पे भी। और यू कैन से कि दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन formed by दिस डीए वेक्टर एंड एमपी वेक्टर। और ये डीए वेक्टर और एमपी वेक्टर से कौन सा प्लेन बन रहा है, ये जो जिस प्लेन में सब कुछ है एक्चुअली वही प्लेन है। सो और यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड here will be perpendicular to the plane of the figure। ठीक है, हम्म। तो इस फिगर वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जैसे आपका मोबाइल स्क्रीन है तो मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा। और एरो का डायरेक्शन हम लोग किधर देंगे, तो राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे इधर रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे करंट के डायरेक्शन में रखेंगे डीए के लॉ। ठीक है, और इसको मोड़ेंगे इधर आर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, तो आर परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन इधर है, तो ये और ये करंट वाला डायरेक्शन इधर है। अभी अगर आप इसको ऐसे मोड़ो, ऐसे कर्ल करो, तो आपका थंब किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? एक मिनट सर। नीचे जाएगा। हाँ देखो, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, हाँ। कौन सा हाँ, डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे जब भी क्लॉकवाइज टर्न करोगे चारों फिंगर्स को, तो वो थंब अंदर ही जाएगा, अंदर मतलब क्रॉस, इनवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इन। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सी फोर क्लॉकवाइज, सी फोर क्रॉस। जब जब भी ऐसे राइट हैंड के फिंगर्स को क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो वो किधर जाएगा, क्रॉस जाएगा, मतलब इनवर्ड्स जाएगा। ठीक है, क्रॉस आपने अभी आउटवर्ड्स बताया था ऊपर। हाँ, क्रॉस आपने अभी ऊपर आउटवर्ड्स बताया था। नहीं नहीं, क्रॉस आउटवर्ड्स कैसे बता सकते हैं, ये तो हम सपने में भी नहीं बता बोल सकते ऐसा। क्रॉस मतलब तो इनवर्ड्स, डॉट मतलब आउटवर्ड्स ना। ये गलती तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सपने में भी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। अभी हो सकता है कि कभी कभी होता है ना कि थोड़ा आगे स्किप करके बोले उसमें, मे भी कि कुछ वैसा हो गया तो नहीं कर सकते। बट क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, और डॉट मतलब आउटवर्ड्स। ठीक है, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स होता है तो ठीक है। हम्म। तो फिर पूरा आपका कॉन्सेप्ट ही खिचड़ी हो जाएगा, मतलब आप ऐसा उल्टा सोच लेंगे तो। या क्रॉस मतलब इनवर्ड्स। इनवर्ड्स, डॉट मतलब आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स, लिख देता हूँ यहाँ पे।
सर ये याद कैसे रखें, तो कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में, उल्टा क्या पुल्टा कराएंगे। क्या क्या? एग्जाम में कंफ्यूजन हो गई तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसे याद कैसे रखेंगे? वही तो है, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स, डॉट मतलब आउटवर्ड्स। कोई बहुत ज्यादा चीज थोड़ी है। हाँ, लेकिन ये कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा अगर छोटा सा भी याद नहीं रहा तो कुछ? ये नहीं होगा, अभी इतना बार आएगा ना कि आप कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। पूरा मैग्नेटिज्म में यही तो है, और है क्या? हम्म। ठीक है, ये इतना बार अभी चलेगा कि वो आप कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। तो ये हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? एक सेकंड में आप निकालो और मैं आ रहा हूँ जस्ट। बोलिए, किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे क्रॉस या डॉट? क्रॉस। हम्म। ओके। सो इस तरह के एग्जांपल्स को अब निकाल लेंगे ना वैल्यू। हम्म। बहुत बढ़िया। अभी इनका स्पेशल केसेस है। जैसे इनफाइनाइट वायर है, so you have to find magnetic field at point P due to infinite wire। तो इनफाइनाइट वायर के लिए अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? 90 90। क्योंकि ये अल्फा किधर होता था? जो नीचे। परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ना, हाँ, उसके अल्फा और नीचे। बीटा, देखो अल्फा और बीटा दोनों इसके दो अलग अलग डिफरेंट साइड्स पे होते हैं, राइट? यस सर। हाँ। अल्फा ऐसे जो नीचे वाला पोर्शन है उसको अल्फा बोल रहे हैं, ऊपर वाले को बीटा बोल रहे हैं। तो नीचे वाला पोर्शन। और ये क्या है कि वायर अल्फा क्या है, वायर का जो लोएस्ट पॉइंट है उसको मिलाना है पी से। इसको मिलाना है, वायर 90 का जो से। लोएस्ट पॉइंट है उसको पी से मिलाना है, वो आर परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रहा है। तो ये इनफाइनाइट वायर के लिए वायर का लोएस्ट पॉइंट से अगर मिलाने जाएंगे पी से, तो हमें ऐसे पैरेलली जाना पड़ेगा। हम्म। तो अल्फा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और सिमिलरली बीटा के लिए वायर के अपमोस्ट पॉइंट से पी को मिलाना होगा, तो हमें ऐसे पैरेलली जाना पड़ेगा। बीटा भी क्या हम्म। हो जाएगा? तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा फिर बी का? ऊपर वाले म्यू फॉर्मूला में डालेंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2। हम्म। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर परपेंडिकुलर। हम्म। बहुत बढ़िया। और डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगा? इसमें भी क्रॉस ही रहेगा। हम्म। क्रॉस आएगा। क्रॉस ही होगा ना? हाँ। हम्म। गुड। अभी पी पॉइंट अगर इधर ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का?
बोलिए चुनमुन। क्या बोलूं सर? डायरेक्शन पूछा। आउटवर्ड्स है ना? हाँ, आउटवर्ड्स। एक हेलो। सर आउटवर्ड्स है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही, कैसे निकाला आपने? ये अपने थंब को ही क्या ये सॉरी। करंट का आई को डायरेक्शन इधर है, आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है। ये एंटी क्लॉकवाइज जा करंट रहा से है। आर परपेंडिकुलर की तरफ घुमाइए, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। राइट हैंड का फिंगर जब भी घूमेगा क्लॉकवाइज, जब भी घूमेगा क्लॉकवाइज। तो C4 क्लॉकवाइज, C4 क्रॉस। ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो डॉट। डॉट। डॉट मतलब आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। ठीक है। हम्म। हम्म। अगर करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, क्रॉस या डॉट? क्रॉस। क्रॉस क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस ऐसे चुनमुन। उल्टा घुमा दिया क्या? करंट का डायरेक्शन इधर है, आर परपेंडिकुलर ओ का डायरेक्शन सॉरी। इधर है। ओ सॉरी। करंट को घुमाना है आर परपेंडिकुलर की एंटी तरफ, क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट होगा। हाँ। क्लॉकवाइज वाले में क्रॉस होता है, एंटी क्लॉकवाइज वाले में डॉट होगा। चलिए इसमें बताइए। हम्म, ये तो अभी करा था। अभी जो किया था वो इनफाइनाइट वायर था, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब ये सिर्फ एक ही साइड में इंफिनिटी पे जा रहा है, और दूसरे साइड में ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया है ए पे। जिस लेवल पे पी था उसी लेवल पे इसका ये लास्ट पॉइंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, हम्म। बोलिए। डायरेक्शन। हम्म। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताइए, वैल्यू भी बताइए, पहले वैल्यू बता लीजिए। दोनों दोनों में कोई जो मन करे वो बताइए पहले। डायरेक्शन तो इनवर्ड्स है। क्रॉस। हम्म। डायरेक्शन क्रॉस। डायरेक्शन क्रॉस है ना, बिकॉज करंट का डायरेक्शन इधर है, आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है। करंट वाले को घुमाएंगे ऐसे आई से आर परपेंडिकुलर की तरफ, C4 क्लॉकवाइज, C4 क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। बहुत बढ़िया। वैल्यू अल्फा कितना है अल्फा? अल्फा 9। नहीं 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 नहीं, बीटा 90 है। अल्फा इसका 0 है। हम्म।
बीटा 90 है, अल्फा कितना है? 0। क्योंकि वायर का जो लोएस्ट पॉइंट है वो तो यही है, आर परपेंडिकुलर के लॉन्ग ही है। तो यस। इसको वायर को, पी को अगर वायर के लोएस्ट पॉइंट से मिलाने जाएंगे तो वो आर परपेंडिकुलर के लॉन्ग ही जा रहे हैं, तो अल्फा क्या हो गया? 0। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। हाँ, sin 0 प्लस sin 90, तो कितना हो गया ये? 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, इसीलिए इसमें क्रॉस मार्क लगा रहे हैं, ब्लॉक बना के घेर रहे हैं। यहाँ पे भी ये वाला जो रिजल्ट था वो याद रखना था। ठीक है। हम्म। इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। और सेमी इनफाइनाइट वायर? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। आर क्या होता है हाँ। इस फॉर्मूला में? आर क्या है? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का वायर से। बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे बताइए, पी इज अ पॉइंट, फाइनाइट वायर है बट पी इज लाइंग ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अल्फा बताइए, बीटा बताइए, सो बी का वैल्यू निकाल के रखिए, डायरेक्शन बताइए। फाइनाइट वायर है। हाँ जी, फाइनाइट वायर है। डायरेक्शन तो इनवर्स है। अल्फा कितना हुआ? अल्फा θ/2। अल्फा हुआ θ0/2, है ना? हम्म। और बीटा? θ0/2। तो बी का वैल्यू कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन θ0/2 प्लस साइन θ0/2 तो कितना हो गया ये? 2 साइन θ0/2 हो जाएगा ना ये। साइन थीटा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई साइन थीटा 4 पाई आर बाय इंटू साइन थीटा। ये हुआ ना? हाँ, 2 से 2 2 आ जाएगा। डायरेक्शन? इनवर्ट्स। इनवर्ट्स। क्या? फाइनाइट वायर है, P is a point which is lying such that if the wire is extended, it passes through P. Wire मतलब इतना ही है, AD है, but P is located such that if you extend the wire, it will pass through P. So you have to find net magnetic field at point P. सर साइन अल्फा बीटा दोनों 0 हो जाएंगे। अच्छा, है ना। और R परपेंडिकुलर? आर परपेंडिकुलर तो है ही नहीं। वो भी 0। हाँ। तो ऊपर न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। तो उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब। खैर, ये यहाँ पे क्या होगा, ये पढ़ा है आपने? नहीं सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो यहाँ पे जो होगा, क्या होगा कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, वो होगा 0। ठीक है, लिख लीजिए आप।
कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? 0। 0। अच्छा। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है, ये है, ठीक है। ये फाइनाइट वायर है। ये वायर सिर्फ ब्लू वाला पोर्शन है, ये वायर इतना ही है, डी से लेके एस तक। यहाँ पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये बताइए अल्फा कितना, बीटा कितना? अल्फा 30। बीटा? हाँ। बीटा? 15 हाँ। है। 5 कैसे हो सकता? नहीं, 45 माइनस 30। साइन 15। अल्फा और बीटा जो होता था, वो एंगल होता था आर परपेंडिकुलर वाले लाइन से मेजर होता था। तो अल्फा और बीटा जो दोनों एंगल है, कहाँ से स्टार्ट करके मेजर करना है? आर परपेंडिकुलर वाले लाइन से। आई बात समझ में? हम्म। बीटा वायर के अपर मोस्ट पोर्शन के लिए और अल्फा वायर के लोएस्ट पोर्शन के लिए। तो यहाँ पे ये जो वायर का अपर मोस्ट पोर्शन है, वो आर परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रहा है वो होगा बीटा। कितना एंगल बना रहा है ये? बीटा हाँ, 45 बना रहा है। 45, तो बीटा होगा 45। और अल्फा होता था वायर का लोएस्ट पोर्शन, ये जो एंगल बना रहा है आर परपेंडिकुलर से, ये वाला एंगल अल्फा। तो अल्फा कितना होगा? 30। 30। लेकिन नहीं लेना है, क्योंकि अल्फा जो होता था वो नीचे में बनना चाहिए था, आर परपेंडिकुलर वाले लाइन से किधर बनना चाहिए था? नीचे। नीचे में, इधर होना चाहिए था 30। लेकिन नीचे में होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऊपर में हो रहा है। तो अल्फा की वैल्यू लेंगे -30। है -30 क्या होता है? -30 होता है, नेगेटिव होता है और क्या। तो अल्फा की वैल्यू -30 लेनी है, ठीक है। तो ये बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? μ0I/4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन 45 डिग्री प्लस साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, अल्फा की जगह -30 होगा। ठीक है चुनमोहन? हम्म। हाँ। तो ये जो है साइन -30, पता है क्या होता है? नहीं। नहीं, साइन -30 जो है, आ, आपको बताया था मैंने एक बार, बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, याद करो। इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का बताया था आपने। आप बढ़िया से सीख भी गए थे जहां तक मुझे याद है। वो जो आपने कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन में बताया था। हाँ, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, ऐसा एग्जाम्पल लेके बताया था कुछ। ऑल और स्टूडेंट स्टूडेंट्स टेक टेक कॉफी कॉपी। या कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। तो ऐसे हम्म। करके सब पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा नहीं होगा वो सब बताया था। सब भूल गए आप, क्योंकि अच्छा, डिवाइड। उससे बताना है क्या? हाँ, उससे बताना है क्या? उसी से ये बता सकते हैं कि साइन -30 का वैल्यू क्या होगा, उससे बता सकते थे इसलिए। ठीक है, तो वो होता है साइन ऑफ -30
उसी चीज से आता था, वो होता था -sin 30। तो -sin 30 होता है हाफ। तो साइन ऑफ -30 की जगह पे क्या लिखेंगे? sin 30 हाफ होता है ना, तो साइन -30 माइनस हाफ हो जाएगा। ओके। ठीक है। हाँ। तो ये हो जाएगा μ0I/4 पाई r परपेंडिकुलर। sin 45 इज 1/√2, साइन -30 इज हाफ। ये हो जाएगा बी का वैल्यू। और डायरेक्शन इनवर्ड्स। इनपुट्स। यही हो गया आंसर। तो ये तो आप जानिए ही सही, मतलब उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। ओके। हाँ। तो आगे बढ़े। जी सर। अच्छा। तो ये आपका जो है, यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या होगा। वायर यहाँ से यहाँ तक है, डी से लेके एस तक। पी पे बताना है। सर इसमें हाँ। क्या करा रहे हो, ये क्या है ये? क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड बताना है पी पे। अभी अभी तो देखा ना आपने, फॉर्मूला उसी टाइप का है। इसमें 60 को माइनस लेंगे। पता नहीं। वायर का देखो, अल्फा का मतलब क्या था? वायर का जो लोएस्ट पोर्शन है उसको मिलाने वाला लाइन आर परपेंडिकुलर से जो एंगल बना रहा है वो होता था अल्फा। हाँ। होता था कि नहीं? यस सर। हाँ, तो अल्फा वो तो नीचे बनना चाहिए था ना। हम्म। तो ये तो नीचे ही बन रहा है। हम्म। तो इसीलिए अल्फा का जो वैल्यू लिया जाएगा 60 भी आ जाएगा। +60 ही लिया जाएगा, क्योंकि वो तो नीचे बनना था, नीचे ही बन रहा है। बीटा क्या होता था कि वायर का जो अपर मोस्ट पोर्शन जो है उसको जोड़ने वाला लाइन वो कितना एंगल बना रहा है, ये बीटा होता था। हाँ। बीटा किधर बनना चाहिए था? ऊपर। ऊपर। पर यहाँ पे जो वायर का अपर मोस्ट पोर्शन है वो एस है। इसको जोड़ने वाला लाइन आर परपेंडिकुलर से ये एंगल नीचे बना रहा है, ये ऊपर बनना चाहिए था। इसलिए बीटा की वैल्यू क्या होगी? -30। यस। ठीक है। हम्म। μ0I/4 पाई r परपेंडिकुलर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है चुनमुन। जी सर। तो समझ में आया? हाँ। थोड़ा थोड़ा। डायरेक्शन। डायरेक्शन इनवर्ड्स। ये डीएल करंट का डायरेक्शन इधर है, और आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन इधर है, राइट। हम्म। करंट वाले लाइन को आर परपेंडिकुलर की तरफ घुमाओ। C4 क्लॉकवाइज, C4 क्रॉस इनवर्ड्स। ठीक है। हाँ। ये तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ये रहने दो। ये भी डिफिकल्ट हो जाएगा ये आपके लिए। नेक्स्ट आप आ जाओ यहाँ पे। ये आर्क है। आर्क का आपको बताया भी गया, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपने बताया कि हमें बताया गया है। तो क्या फॉर्मूला था आर्क के लिए? म्यू नॉट। नॉट I θ/4 पाई r, यही होगा ना? हम्म। आर्क के लिए यही फॉर्मूला बताया गया था ना? μ0I/2r लिखा रखा है। वो तो सर्कुलर वायर के लिए है, वही तो पूरा सर्कल नहीं है। ये तो एक छोटा सा आर्क है विच इज सबटेंडिंग थीटा एंगल एट द सेंटर।
वो जो आपने लिखा है वो तो पूरा कंप्लीट सर्कल के लिए है, पूरा कंप्लीट सर्कुलर वायर है, वो उसकी वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वाला है म्यू नॉट आई बाई 2r। आर्क का नहीं लिखवा रखा सर। हाँ, आर्क का नहीं लिखवा रखा। आर्क का मतलब हो गया सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन। आर्क का नहीं लिखा है वो। हाँ, ये आर्क का तो जरूरी है जानना। तो ये करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है विच इज सबटेंडिंग थीटा एंगल एट द सेंटर। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहाँ पे होगा वो होगा म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई r, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। आर जो हो गया वो हो गया सर्कल का रेडियस, आर्क सर्कुलर जो ये जो आर्क जिस सर्कल का पार्ट है उसका उस सर्कल का रेडियस इज आर। ठीक है। हम्म। तो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पता है किधर होता है? नहीं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be perpendicular to the plane of the circle। किसके परपेंडिकुलर होगा? प्लेन ऑफ द सर्कल। हाँ, सर्कल वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो आर्क है वो एक सर्कल का ही पार्ट है ना, तो ये सर्कल वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो उसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होगा, या तो क्रॉस या फिर डॉट, या तो एरो का डायरेक्शन आउटवर्ड्स या फिर इनवर्ड्स। ठीक है, तो एरो का डायरेक्शन इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा, यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे? सर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो इसमें क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? आउटवर्ड्स। अरे भाई बताया अभी, C4 क्लॉकवाइज, C4 क्रॉस। क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड्स। क्रॉस, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डॉट आउटवर्ड्स। डॉट। ठीक है, हम्म। ये हमेशा होगा ये मैग्नेटिज्म वाला में, कहीं पे भी ऐसा क्लॉकवाइज दिख जाए तो समझ जाओ क्रॉस, C4 क्लॉकवाइज, C4 क्रॉस। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल एंड क्रॉस मतलब इनवर्ट्स, तो बी का डायरेक्शन ऐसा होगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल और एरो अंदर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, हम्म। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे इसमें देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? क्रॉस हो गया। इधर एंटी क्लॉकवाइज है करंट, तो इधर क्या हो गया? डॉट हो गया। ठीक है, जी सर। ओके ओके ओके। सो बी इज म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई r, थीटा इज इन रेडियन। एंड अब इसी का स्पेशल केस है, लाइक अगर मान लो पूरा सर्कल है, तो पूरा सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360। हाँ, 360 को लिखते हैं 2 पाई रेडियन। हम्म। कितना? 2 पाई रेडियन। हाँ, तो जो बी का फॉर्मूला था ना, बी का फॉर्मूला कितना था? म्यू नॉट आई थीटा पाई बाई बाय। 4 पाई r। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, थीटा की जगह पे डाल दिया 2 पाई। कितना हो गया ये? म्यू नॉट आई बाय 2r। तो यही याद रखा था ना आपने। हाँ। तो सर्कल के लिए आर्क वाले फॉर्मूला से ही आ गया। कितना आ गया? म्यू आई बाय 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, हम्म। एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड क्रॉस। क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर एंड गोइंग इनटू इट इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। हाँ जी। और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है करंट, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड्स डॉट। डॉट।